दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स बुक का 18वां चैप्टर है व्हेन यू बिलीव एनीथिंग। अब इस चैप्टर में दोस्तों ऑथर आपको ये बता रहा है कि देखिए फाइनेंस का सेक्टर जो है ना, वो किसी साइंस के सेक्टर की तरह नहीं होता। जैसे बायोलॉजी आप पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, मैथमेटिक्स पढ़ते हो, उसमें हर चीज़ का एक कॉन्सेप्ट होता है, हर चीज़ का एक रीज़न होता है, हर चीज़ को आप प्रूफ कर सकते हो। न्यूटन के लॉ हैं तो वो यूनिवर्सल लॉ हैं, उनको प्रूफ किया गया है। इसी तरह मैथमेटिक्स में कोई इक्वेशन है ना, वो आप प्रूफ करते हो, उसका 100% कंट्रोल है आपके पास, 100% रीजनिंग है उसमें, 100% प्रिडिक्ट कर सकते हो आप उसको कि अगर कोई फॉर्मूला लगा रहे हो तो ये रिजल्ट आना ही आना है, वो प्रूफ करना होता है आपको। ये तभी आपको मैथ्स में 100% मार्क्स मिलते हैं कि ये आंसर आएगा, इसका आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, यही आंसर आना है। बट फाइनेंस का सेक्टर दोस्तों ऑथर बताता है कि बहुत डिफरेंट है। फाइनेंस के सेक्टर में आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। फाइनेंस के सेक्टर में दोस्तों केवल कहानियां चलती हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है यू विल बिलीव एनीथिंग। कोई भी स्टोरी आपको बताई जाए, कोई भी कहानी आपको बताई जाए, आप उसे मानोगे। क्योंकि दोस्तों फाइनेंस के सेक्टर में इमोशंस काम करते हैं। यहाँ पे कोई साइंस नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है, यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम सब इंसान हैं। यहाँ पे सारे इंसानों के अंदर इमोशंस होते हैं। जब अनसर्टेनिटी होती है, जब हमें चीज़ें नहीं पता होती हैं, फ्यूचर प्रिडिक्टेबल नहीं होता है, जब हम डर में होते हैं, तब हम किस तरीके से अपने इमोशन के द्वारा कार्य करेंगे ना, कोई उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कई बार हम लोग फियर और डर में ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं होता। जब चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल हैं, जिनको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जिनको आप फ्यूचर में नहीं बता सकते, तो ह्यूमन इमोशंस काम करते हैं। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ जो ऑथर ने दिया है, और उससे आपको क्लियर होगा। देखिए, जैसे कि पिछले चैप्टर्स में भी मैंने बताया है कि बहुत बड़ा रिसेशन आया था 2009 में। लाखों लोगों की जॉब चली गई, बिजनेस ठप हो गए, इकोनॉमी एकदम डाउन चली गई थी। और उसका रीज़न क्या था कि अमेरिका में मकानों की कीमतें बहुत तेज़ी से कई साल तक बढ़ती रहीं। 2000 से लेकर 2008 तक हर 2 महीने 3 महीने में प्राइस बढ़ती रही। इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि हर आदमी प्रॉपर्टी खरीदता था, लोन लेके खरीदता था अगर पैसे नहीं है तो, और 2-3 महीने में उसको ज़्यादा प्रॉफिट पे बेच देता था, बैंक का लोन चुका देता था, और प्रॉफिट जो उसका होता था वो अपने पास रख लेता था। अब ये चीज़ किस वजह से चल पाई, ये बबल फॉर्मेशन जो हुआ था ये क्यों चल पाया? केवल ह्यूमन इमोशन और स्टोरीज की वजह से। क्योंकि मार्केट में जब एक बार ये बात फैली कि मकानों की प्राइस बढ़ेगी, बढ़ रही है और बढ़ेगी, अभी लोग और ख़रीदना चाहते हैं, अब ये कहानी जब लोगों के दिमाग में गई तो हर आदमी खरीदने की सोचने लगा। और जब हर आदमी खरीदने की सोचने लगा दोस्तों, तो ये स्टोरी सच हो गई। देखिए, स्टोरी पहले आई मार्केट में, स्टोरी आने के बाद जब हर आदमी ने सोचा ना कि मैं भी खरीदूंगा, तो प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ी, सप्लाई कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगी। इस तरीके से प्राइस बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही, क्योंकि ज़्यादा लोगों ने सुना कि अरे बढ़ रही है, और लोग खरीदने के लिए आतुर हो रहे हैं। जितने ज़्यादा लोग खरीदने के लिए आतुर हो रहे हैं, डिमांड बढ़ रही, प्राइस बढ़ती रही। तो एक स्टोरी ने जो पूरा ये बबल फॉर्मेशन कराया, और इस बबल को ब्लास्ट भी एक स्टोरी नहीं कराया। अब बबल ब्लास्ट कैसे हुआ? जब 2008-9 तक प्राइसेस बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही, फिर मार्केट में ये खबर फैल गई कि अरे भैया, ये तो प्राइस बहुत ऊपर पहुंच गई है, इस मकान की कीमत इतनी तो होती नहीं है, इसकी वैल्यू नहीं है, अब इससे ज़्यादा बढ़नी नहीं है इसकी कीमत। अब ये बात भी एक कान से दूसरे कान तक जब सब लोगों में पहुंची, तो सब लोगों ने सोचा भैया अब हम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि अगर अब हमने खरीद लिया तो मकानों की कीमत आगे बढ़ेगी नहीं और हम प्रॉफिट में बेच नहीं पाएंगे। अब उससे क्या घाटा हुआ? जिसने 2008 और 9 में खरीदा था उसको खरीदार ही नहीं मिल रहे, क्योंकि मार्केट में तो ये स्टोरी फैल गई कि भाई अब प्राइसेस और नहीं बढ़ेंगी। अब जब उनको खरीदार नहीं मिल रहे, तो भाई उन्होंने बैंक से लोन लेके वो खरीदा था मकान, अब वो बिक नहीं रहा। उनका प्लान तो ये था कि बिकेगा, बैंक का लोन चुका देंगे और प्रॉफिट कमा लेंगे। अब वो बैंक का लोन डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, बैंक को लोन नहीं दे पाए। अब बैंक का लोन डिफ़ॉल्ट हो रहा है, तो बैंक और बिजनेसेस को पैसा देने में कतराने लगा, क्योंकि उसका इतना नुकसान हो गया, तो वो और लोन क्यों दे। और जब वो बिजनेसेस को लोन देने से कतराने लगे बैंक, तो बिजनेस जो है वो डाउन जाने लगे, बिजनेसेस में घाटा होने लगा। तो घाटा होने लगा तो सीधी सी बात है कि एम्प्लॉयज़ को निकालेंगे। लोगों को निकाला तो लोगों की जब जॉब चली गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी परचेजिंग पावर कम होगी। किसी की जॉब चली जाएगी तो लोगों ने सामान खरीदना, सर्विसेज लेना कम कर दिया। इससे कंपनियों को और घाटा होने लगा, क्योंकि उन कंपनियां तो तभी चलती हैं ना जब आप उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज़ करो। इससे बिजनेसेस में और घाटा हुआ और लोगों की जॉब गई, और इस तरीके से पूरा 2009 का ग्लोबल रिसेशन आया था, जिससे कि करोड़ों लोगों के बिजनेस ठप हो गए। और जब बिजनेस ठप होंगे तो नौकरियां तो मिलेंगी ही नहीं, क्योंकि बिजनेस होता है तभी उसमें नौकरी मिलती है।
लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो इसका रीज़न क्या था, सिर्फ एक स्टोरी मार्केट में फैलना। इसमें आप कोई लॉजिक या कोई इक्वेशन नहीं लगा सकते कि नहीं इस वजह से जो है मकानों की प्राइस उस ड्यूरेशन में बढ़ रही थी। जस्ट बिकॉज ये स्टोरी फैली, उस स्टोरी सबके दिमाग में गई, डिमांड और सप्लाई का सारा खेल था। दोस्तों सेम शेयर मार्केट में भी होता है। आपको क्या लगता है शेयर मार्केट में किसी शेयर का प्राइस घटता या बढ़ता कैसे है? जब एक ही शेयर को ज़्यादा लोग खरीदना चाहते हैं और बेचने वाले कम होते हैं तो प्राइस बढ़ता है। जब एक ही शेयर को कम लोग खरीदना चाहते हैं और बेचने वाले ज़्यादा होते हैं तो प्राइस घटता है। तो ये सारा इमोशन पे है ना। अब लोग देखते हैं कि भैया सब उस शेयर को खरीदना चाह रहे हैं, थोड़ी सी प्राइस बढ़ी तो लोगों ने देखा कि और लोग खरीद रहे हैं, हम भी खरीदेंगे। जब सब खरीदना चाह रहे हैं तो प्राइस बढ़ गई। ऐसे दोस्तों किसी भी फील्ड में होता है। आप एक सिंपल सा एग्जांपल, आपको थोड़ा सा लेमैन वाला एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कोई लड़की है किसी कॉलेज में, अगर एक लड़का उसके पीछे पड़ा है, उसकी डिमांड कम है। अगर 4 लड़के उसके पीछे पड़े हुए हैं, उसकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, उससे गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं, तो उसकी डिमांड और बढ़ती जाएगी। और उन 4 को देख के 10 और आएंगे, उन 10 को देख के 20 और आएंगे, उन 20 को देख के 40 और आएंगे कि भाई अरे 20 लड़के इसके पीछे पड़े हैं, यानी इसमें कुछ बात है। दोस्तों यही चीज़ फाइनेंस के सेक्टर में अप्लाई होती है। ये एग्जांपल मैंने आपको बहुत ही सिंपल वाला दिया है जिससे आपको बिल्कुल फंडा क्लियर हो जाए। तो इसीलिए दोस्तों फाइनेंस के सेक्टर में ज़्यादा आपको रीजनिंग के पीछे नहीं भागना है। देखिए क्या होता है कि अगर आप रीजनिंग के पीछे जाओगे भी ना, तो जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी होते हैं ना, ये भी कुछ आपको बता नहीं सकते। उनको भी ये बात मालूम होती है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन जब आप उनके पीछे भागोगे, आप उनसे कुछ टिप्स मांगोगे, ट्रिक्स मांगोगे, तो वो कुछ आपको बताएंगे, कुछ भी बताएंगे और आप उस पर बिलीव भी करोगे। यही ऑथर आपको बताना चाह रहा है। इसका रीज़न है दोस्तों, देखिए जब आपके पास किसी चीज़ के लिए कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं होता ना, तो जो ऑल्टरनेटिव आपके पास होता है आप उसी पे बिलीव करते हो। इसके लिए एक ऑथर एग्जांपल देता है कि कई सैकड़ों साल पहले, 300-400 साल पहले, जब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तो लोगों की बीमारियां ठीक करने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें अपनाई जाती थी कि जिन पे आज की डेट में आप विश्वास करोगे नहीं, लेकिन उस समय लोग विश्वास करते थे। जैसे कि एक होता था कि किसी के शरीर में कट कर दो और ब्लड को बहने दो, सारा खराब खून बीमारी वाला बह जाएगा और बीमारी ठीक हो जाएगी। दूसरा था कि किसी आदमी को कई दिनों तक भूखा रखो, उससे क्या है कि उसकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तीसरा होता था कि भैया उसके शरीर में जगह जगह पे छेद करो, उस छेद से जो है बीमारियां निकल के भाग जाएंगी, बीमारी के बैक्टीरिया, वायरस। इसमें कई लोगों की जानें भी चली गई। लेकिन उस समय लोग बिलीव क्यों करते थे? क्योंकि उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। तो उनको जो बताया गया वो बिलीव करते थे। और हम इंसानों का क्या है ना कि हम ये मान के नहीं चलना चाहते हैं कि कुछ चीज़ों को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। ये मानने में हमें बड़ी तकलीफ होती है। तो जब हमें ये मानने में तकलीफ होती है, अब उस समय भी अगर वो सामने वाला उनसे ये बोलता, जब मैं आपको मेडिकल साइंस का एग्जांपल दे रहा हूँ पुराने टाइम का, अगर उस समय सामने वाला उनको ये बोलता कि भाई इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, अभी उस समय तक कोई इलाज था नहीं, बोल देता वो उसको। लेकिन नहीं, हम इंसानों का क्या था कि हम हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका कुछ इलाज नहीं है, तो इसलिए इलाज बताया और वो इलाज ऐसे ही बताए गए और लोगों ने बिलीव किया। इसी तरह आप किसी फाइनेंशियल एनालिस्ट के पास जाते हैं, देखिए वो भी ये जानता है अच्छी तरीके से कि फाइनेंशियल फील्ड में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। किसी तरीके से आप पूरी तरीके से साइंस के हिसाब से कोई कैलकुलेशन बना के नहीं दे सकते, कोई थ्योरम बना के नहीं दे सकते, कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते चीज़ों का, कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कल रिसेशन आ जाएगा, कल मार्केट अप हो जाएगा, इस शेयर का प्राइस अप होगा, इस शेयर का प्राइस डाउन होगा, ये बिजनेस अप जाएगा, ये बिजनेस डाउन जाएगा, अब रिसेशन आने वाला है, अब इकोनॉमी बूम होने वाली है। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता इसको, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन आपको स्टोरी सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि आपको क्या है ना, अगर मैं ये बात अभी आपसे कह रहा हूं, आप किसी से बोलो, कहेगा ऐसा होता ही नहीं है, आपने तो अभी स्टडी नहीं किया है। आप बिजनेस को स्टडी करो, आप फाइनेंस को स्टडी करो, आप स्टॉक मार्केट को स्टडी करो, फिर आपको पता चलेगा हर चीज़ का रीज़न होता है, हर चीज़ को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो पहले से। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ लो, ऐसा कुछ नहीं है। केवल ह्यूमन इमोशंस के बेसिस पे, स्टोरीज के बेसिस पे चीज़ें अप एंड डाउन होती है मार्केट में। तो आपको इस चीज़ को समझ लेना है कि हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं होता, हर चीज़ का प्रेडिक्शन नहीं होता, स्पेशली फाइनेंस के सेक्टर में, और हर चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन ह्यूमंस के अंदर ये एक टेंडेंसी होती है कि वो हर चीज़ को प्लान करना चाहते हैं, हर चीज़ को वो चाहते हैं कि हमारे कंट्रोल में, हर चीज़ का वो रीज़न चाहते हैं, इसमें उन्हें खुशी मिलती है, और इसी खुशी के लिए वो कोई भी स्टोरी उनको कोई देता है तो वो मानते हैं। देखिए दोस्तों, सिंपल सी एक बात यह है कुछ चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो, कुछ चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है ना। बिजनेस में अगर मान लीजिए आप कोई स्टार्टअप खोलते हो, तो आप अपने स्टार्टअप पे ये कंट्रोल कर सकते हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करूँगा, अच्छे से अच्छे इन्वेस्टर्स लाऊंगा, अच्छे से अच्छे सर्विसेज दूंगा। आप इस चीज़ पर कंट्रोल कर सकते हो ना। लेकिन आपके जो बाकी कंपटीटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं उस पर तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना। तो जब आप इतने सारे अदर कंपटीटर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप अपनी
किस्मत को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। कितना भी हार्डवर्क करने के बाद आप ये नहीं बता सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आपके बिजनेस का क्या हाल होगा। सिंपल सा एग्जांपल आपको एक देता हूं कि जैसे आईआईटी का एग्जाम होता है, 15 से 20 लाख लोग आईआईटी का एग्जाम देते हैं। आप बहुत हार्डवर्किंग हो, आप बहुत नॉलेजेबल हो, लेकिन आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आईआईटी में आपकी क्या रैंक आएगी। अरे क्योंकि आपको अपने बारे में पता है ना दोस्तों, वो जो 15-20 लाख लोग बैठ रहे हैं उनके बारे में तो नहीं पता ना कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी किस लेवल की प्रिपरेशन है, किस लेवल का उनके पास नॉलेज है। आप प्रेडिक्ट इसलिए नहीं कर सकते। तो इसलिए इस प्रेडिक्शन के चक्कर में आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए। आपको केवल और केवल एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में भी डिस्कस किया है कि जब भी आप कोई फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो आप एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखिए। मतलब कि जो प्लानिंग मैं कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने ये स्टॉक लिया, ये सोच के लिया कि मुझे किसी एनालिस्ट ने प्रेडिक्ट करके बताया कि इसकी फ्यूचर में 4 साल में प्राइस बहुत बढ़ने वाली है, जो कि 100% कोई कह नहीं सकता जो बात मैंने अभी बताई है। लेकिन फिर भी हमें खुशी मिलती है कि कोई हमें प्रेडिक्शन दे दे। प्रेडिक्शन ना भी दे कोई, तब भी अगर आप शेयर खरीद रहे हो, आप ये मान के चलो कि ये अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है। आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ये अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है। आपकी जॉब में भी अप भी आ सकता है, डाउन भी आ सकता है। तो कुल मिला के क्या है कि ये जो बिजनेस का वर्ल्ड है, ये अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है। इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ये केवल स्टोरी के बेसिस पे चलता है। इसमें कोई साइंस नहीं है, इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है। तो आपको सिंपली करना क्या है, जो हमने पहले चैप्टर्स में भी डिस्कस किया, अभी अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो कि अगर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं भी गई तो भी आपकी लाइफ में कोई इफेक्ट ना आए। आपके पास कुछ कैश पड़ा होना चाहिए, आपके पास कुछ सेविंग होनी चाहिए, जिससे आपको दिक्कत ना आए। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो क्लियर हो गया होगा। वेट कीजिए अगले चैप्टर का।